गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आइए हम जान लेते हैं रिसोर्स किसे कहते हैं। रिसोर्स वो है ऐसी हर वो चीज़ जो हमारी इन्वायरमेंट में है और जिसे हम यूज़ करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर लें, वो चीज़ है रिसोर्स। और वो जो कि टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फेसिबल होनी चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो उस चीज़ को हम कहते हैं रिसोर्स। आइए अब जान लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, जो कि है बायोटिक एंड एबायोटिक। और जो हमारा दूसरा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जो कि है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में। हमारा जो तीसरा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जो कि है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। हमारा जो चौथा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि डिवाइडेड है पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व। आइए अब हम एक एक को फर्दर ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जो बायोटिक रिसोर्स होता है वो होता है जो हमारे बायोस्फीयर में प्रेजेंट है एंड जिसके अंदर लाइफ होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट हो गया, फिशेस हो गए, एक्सेट्रा। जो हमारा एबायोटिक रिसोर्स है वो रिसोर्स होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि मेटल्स हो गए, रॉक हो गए, एक्सेट्रा। जो हमारा दूसरा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जो कि है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिसको हम रीन्यू कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस से हम इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एक्सेट्रा। जो हमारा दूसरा है नेक्स्ट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वो है जिसको हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, और जो ये रिसोर्स बहुत ज़्यादा टाइम लेता है इन देयर फॉर्मेशन। जैसे कि एग्जांपल हो गया पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, एक्सेट्रा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जो कि है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। इंडिविजुअल वो है जैसे कि जो कंट्रोल होता है इंडिविजुअल्स के द्वारा, जैसे कि प्लॉट हो गया, हाउस हो गए, एक्सेट्रा। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पे दूसरा वाला है कम्युनिटी। जो चीज़ एक कम्युनिटी कंट्रोल करती है या फिर वो कम्युनिटी के अंडर आता है, तो वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है, जैसे पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, एक्सेट्रा, ये सब। तीसरा है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स वो रिसोर्सेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में आते हैं, जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, एक्सेट्रा। इंटरनेशनल रिसोर्स वो है जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के परमिशंस के द्वारा हम उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। एग्जांपल्स में आ जाता है सी हो गया, माउंटेन्स हो गया, जैसे ये सब आता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। जो पहला है वो है पोटेंशियल। पोटेंशियल रिसोर्स वो है रिसोर्स आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। मतलब कि वो चीज़ हमारे रीजन में प्रेजेंट है और उस चीज़ को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है डेवलपमेंट रिसोर्स। वो रिसोर्स जो कि डेवलप्ड हो चुके हैं, डेवलपमेंट रिसोर्स वो रिसोर्स जो कि डेवलप्ड हो चुके हैं और उस चीज़ को हम यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर उस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन, ये सब। जो हमारा है तीसरा स्टॉक। स्टॉक रिसोर्स वो रिसोर्सेस हैं द रिसोर्सेज दैट हैज़ बीन सर्व्ड, मतलब कि
वो रिसोर्स जो कि डेवलप्ड हो चुके हैं बट हम उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। लाइक फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर कैन बी आवर रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी, वी डोंट नो हाउ टू सेपरेट देम। ठीक है। जो हमारा चौथा है वो है रिजर्व। रिजर्व्ड वो है जो कि डेवलप तो हो चुके हैं बट हम उस चीज़ को यूज़ यूज़ भी कर सकते हैं विद द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, बट हमने उसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है। जैसे कि वाटर इन द डैम, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। मतलब कुछ कुछ जगह पे तो हमने स्टार्ट कर दिया इस चीज़ को यूज़ करना, बट बहुत सारी एरियाज़ में ये चीज़ डेवलप नहीं हो पा रही है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। जैसे कि हमें पता है कि रिसोर्स जो है वो हमें गॉड के द्वारा एज अ गिफ्ट में मिला है, जिसको ह्यूमन बीइंग इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं और जिसके द्वारा बहुत सारी हमें मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी फ्यूचर में। पहला है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। मतलब कि रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाएंगे अगर हम इस चीज़ को ऐसी यूज़ करते रहें जो लालची लोग करते हैं उस चीज़ को यूज़। दूसरा है कि वो सोसाइटी को डिवाइड कर देगा रिच में एंड पुअर में, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो तो अपना रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह यूज़ करेगा और जो पुअर हैं वो क्या करेंगे, वो पुअर के पुअर ही रह जाएंगे क्योंकि उनके पास उतना सफिशिएंट रिसोर्स नहीं है, पैसे नहीं है, ये सब। जो तीसरा है वो है कि अगर हम इसका एक्सप्लॉइटेशन करते रहेंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग होगी, ओजोन लेयर डिप्रेशन होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, जो कि हमें ही अफेक्ट डालेगा हमारे लाइफ में। सो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है या फिर सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो है हमारी रिसोर्स प्लानिंग। मतलब हमें प्लान करना पड़ेगा कि हम कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करें ताकि हम अपनी भी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें और जो अपकमिंग जनरेशन हो उसके लिए भी बहुत इजी हो ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर। सो उसके लिए हमारे पास 3 हैं, जो कि पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा है रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट जो कि हुआ था 1992 में, और तीसरा है हमारा एजेंडा 21। सो आप मेनली इनको एक बार रीड कर लीजिएगा क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द MCQs क्वेश्चंस के लिए। जैसे कि आप सभी को मेन डेट याद करनी पड़ेगी। जैसे आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए, मेन डेट्स याद कर लीजिएगा, जैसे कि ये सब कब हुआ था। और ये मेनली तीनों का मेन एम था कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन दें और हमारे इन्वायरमेंट को ये लोग सेव रखें। तो आप एक बार इन्हें रीड कर लीजिएगा। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिसोर्स प्लानिंग। तो वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है, कि हम एक स्ट्रेटजी बनाएं, एक प्लान बनाएं कि रिसोर्सेज को हमें कैसे यूज़ करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो बाय द यूज़। अब हमें ये तो पता ही है कि ऐसी बहुत सारी एरिया हैं जो कुछ रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और कुछ रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम है। मतलब कि उधर कुछ रिसोर्सेज बहुत कम पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, जो कि हैं रिच मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। जो अरुणाचल प्रदेश है वो अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स है उसके पास, बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है वो है हमारा राजस्थान, जहाँ पे विंड
एंड विंड एंड सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बट वो एरिया या फिर वो स्टेट में वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है वो है हमारा लद्दाख, जो कि वहाँ बहुत कल्चर ये एरिया कल्चरल हेरिटेज में बहुत डेवलप्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड सम वाइटल मिनरल्स में और वाटर में ये उतना अच्छे से डेवलप्ड नहीं है। सो हमें इस टॉपिक से मेनली यही याद करना है, या फिर ये सब एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सी एरिया किस रिसोर्स में या फिर कौन सी एरिया किस चीज़ में डेवलप्ड है, तो आप इन पे एक बार फोकस कर लीजिएगा। ये मेनली एमसीक्यूज़ में ही पूछे जाएंगे आपसे। अब आइए हम समझते हैं रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया, कि इंडिया रिसोर्स को कैसे यूज़ करता है या फिर इंडिया की क्या प्लानिंग है रिसोर्स को यूज़ करने की। तो हमें पता है कि रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो उसके लिए हमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। पहली है, हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना होगा अक्रॉस द रीजन ऑफ अ कंट्री। मतलब कि हमें सबसे पहले तो रिसोर्सेज को हमें फाइंड करना पड़ेगा कि किस एरिया में कितना रिसोर्स है, कौन सा रिसोर्स है, कैसा है, ये सब। ठीक है। और फिर जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है कि हम उस रिसोर्स को प्रॉपर टेक्नोलॉजी, प्रॉपर स्किल्स एंड प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा हम उसे निकालें या फिर उन पे प्लान करें या फिर उन चीज़ को हम देखें। जो हमारा तीसरा है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो हमें फिर जैसे हमें मिल गया रिसोर्सेज, तो उस चीज़ को हमें दूसरे प्लान्स के साथ मैच करना होता है कि मतलब कितना क्या है क्या नहीं है। ठीक है। सो इंडिया ने ऐसे बहुत सारे एफर्ट किए हैं फॉर रिसोर्स प्लानिंग, जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि इंडिया ने लॉन्च किया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सो इस रिसोर्स प्लानिंग पैराग्राफ से हमें बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा इस पे वो मत कीजिए। बाकी जो ये सारी चीज़ें हैं एक बार आप इसे बस रीड कर लीजिएगा। और हमारे इस वाले पैराग्राफ है जो ये वाला, इसके अंदर मेनली हमें यही बताया गया है कि जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं वो मेनली दूसरे कंट्री पे इसलिए हमला करते हैं या फिर इसलिए आते हैं ताकि, जैसे इंडिया थी तो ब्रिटिश इंडिया इस इंडिया में किस लिए आई, एज अ ट्रेड रिसोर्स, ट्रेड करने के लिए आई। बट उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जो कि उनको हेल्प कर सकते थे उनके डेवलपमेंट में। सो मेनली इस पैराग्राफ में हमें वही चीज़ बताई गई है, तो आप इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। बाकी इनमें उतना इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें नहीं है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, कि हमें रिसोर्स को कंजर्व क्यों करना चाहिए। सो हमें पता है कि अगर हम उस रिसोर्स का ओवर यूटिलाइज़ करेंगे या फिर ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे तो वो हमारे सोसाइटी में सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ला सकता है। सो हमें इन्वायरमेंट को या फिर हमें रिसोर्स को बहुत गुड मैनर में यूटिलाइज़ करना चाहिए। सो हमारे गांधी जी ने एक वो डेफिनेशन बोला है, जैसे डेफिनेशन, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। मतलब कि रिसोर्सेज तो सबके लिए है, जिसकी नीड भी वो पूरी कर सकता है, बट कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे सेल्फिश एंड ग्रीडी पीपल भी हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं जो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि एक कॉज है ऑफ रिसोर्सेज कि वो डिप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो ये जो आपको एक बॉक्स जैसा है, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें मेनली यही बताया गया है कि जो एक फर्स्ट रिपोर्ट आई थी क्लब ऑफ रोम से इन द ईयर
1968 और जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। दूसरी रिपोर्ट आई थी एक ब्रुकलिन कमीशन रिपोर्ट जो कि लॉन्च हुई थी 1987, जिसके बुक का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। और जो तीसरा है वो आया था अर्थ समिट एट रियो द जेनेरियो ब्राज़ील में, जो 1992 में आया था। मैंने आपको ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा कि ये रिपोर्ट कब आई थी, इसका क्या एम था, तो आप एक बार इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस एमसीक्यूज़ के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं आएगी। हमारा अगला टॉपिक है लैंड रिसोर्स। हमको पता है कि लैंड रिसोर्स एक नेचुरल रिसोर्स है जो सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ट्रांसपोर्ट को एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को। ठीक है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू यूज़ लैंड अवेलेबल फॉर वेरियस पर्पस विथ केयरफुल प्लानिंग। ठीक है। अब इंडिया हैज़ अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन, plateaus, plain and islands. So about 43% of land area is plain, which provide facilities for agriculture and industry। मतलब कि 43% ऑफ एरिया हमारी क्या है, प्लेन है, जो हेल्प करता है हम लोग को एग्रीकल्चर करने में और इंडस्ट्री सेटअप करने में। अगला है हमारा 30% जो कि माउंटेनियस रीजन है। ठीक है, जिसमें पेरेनियल फ्लो होता है ऑफ सम रिवर्स का एंड प्रोवाइड करता है हम लोग को फैसिलिटी फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए। हमारा जो नेक्स्ट है वो है 27% है ऑफ द एरिया ऑफ अ कंट्री इज़ प्लेट्यू रीजन। ये एक प्लेट्यू रीजन है जो कि एक रिच रिजर्वर्स हैं फॉसल फ्यूल्स के, मिनरल के एंड फॉरेस्ट के। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लैंड यूटिलाइजेशन, मतलब कि हम लैंड को कैसे यूटिलाइज करें। हमारा पहला है फॉरेस्ट, मतलब कि वो सारी एरिया जो फॉरेस्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट के अंदर आती हैं। अगला है हमारा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब कि हमारा अगला टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि हम लैंड को कैसे यूटिलाइज करें इन अ गुड मैनर और अ प्रॉपर मैनर। हमारा पहला टॉपिक है वो है फॉरेस्ट, वो सारी लैंड जो फॉरेस्ट के अंदर आती हैं। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब कि वो एरिया जो कल्टीवेशन के अंडर नहीं आती, जैसे बैरन एंड वेस्टलैंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज़, जैसे कि वहाँ पे एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता, वो ख़राब है बहुत ज़्यादा, एग्रीकल्चर सपोर्ट नहीं करती, जैसे कि वहाँ रोड बन जाता है, बिल्डिंग बन जाती है, फैक्ट्रीज बन जाते हैं, एक्सेट्रा। जो हमारा तीसरा है वो है अदर कल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, मतलब कि वो फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट में। पहला है परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, मतलब कि वो एरिया जिसमें मेनली एनिमल्स के लिए वो यूज़ होता है, जैसे ग्रेजिंग के लिए, उनके खाने जिधर वो लोग घास चरती हैं, ये सब के लिए। और वो मतलब मेनली एनिमल्स को वो दे दिया जाता है, मतलब उधर ही वो लोग रहते हैं और सारा जो क्रियाएं हैं वो लोग उधर ही करते हैं। अगला है हमारा लैंड अंडर मिससेलेनस क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, मतलब कि वो सारी लैंड जिसमें हम क्रॉप और ट्रीज़, जिसमें हम क्रॉप और ट्री उगाते हैं, वो है। फिर अगला है कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड वो लैंड होती है जो छोड़ दी गई होती है 5 साल, जिसमें एग्रीकल्चर नहीं हुआ होता, मतलब लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, जिसमें 5 साल से ज़्यादा, 5 साल तक
कोई खेती नहीं करते, उसे बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड। अगला है फैलो लैंड। फैलो लैंड फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में। पहला है करंट फैलो। करंट फैलो वो है लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब कि वो लैंड जो एक या एक साल से कम छोड़ दी गई है जिस पे एग्रीकल्चर नहीं हुआ है। दूसरा है अदर देन करंट फैलो, जो अनकल्टिवेटेड है फ्रॉम द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब जिस पे 1 से लेके 5 साल के बीच में कोई एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, वो है हमारा अदर देन करंट फैलो। अगला है हमारा फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्ट इज नॉन एज नेट सोन एरियाज, मतलब वो जहाँ पे हम क्रॉप्स को सो करते हैं एंड हार्वेस्ट करते हैं वो होता है हमारा नेट सोन एरियाज। और जो क्रॉस क्रॉप्ड एरिया है वो है कि वो एरिया जिसके ऊपर 1 साल के अंदर अंदर कोई खेती किया गया है प्लस इंक्लूड करता है ये नेट सोन एरियाज। तो इन दोनों को मिला के जो एरिया पे एग्रीकल्चर होता है उसे बोलते हैं हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, जिसके 2 फैक्टर हैं। पहला है फिजिकल फैक्टर जो कि है टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, और जो दूसरा फैक्टर है वो है हमारा ह्यूमन फैक्टर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशन। सो इस टॉपिक से इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस फैक्चुअल चीज़ें याद कर लीजिएगा, जैसे कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया इन इंडिया जो कि है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये सब। मतलब इस टॉपिक से आपको मेन फैक्चुअल चीज़ें याद कर लेनी है, जैसे टर्म्स आ रहे हैं वो सारे आप याद कर लीजिएगा, जैसे कि ये डेट हो गई, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये सब मेनली एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछा जाएगा, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में इतना आने के कोई चांसेस नहीं है। सो एक इस टॉपिक से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस वाले टॉपिक से कि इंडिया लैंड को किस तरह से यूज़ करता है। सो आप इसके अंदर हमें ये सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वैसा नहीं है। सो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सो इस पैराग्राफ को भी मैं आपको एक क्वेश्चन कैसे समझा देता हूँ ताकि आपको ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। सो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन करना, ओवरग्रेजिंग करना, माइनिंग करना आर द रीज़न फॉर लैंड डिग्रेडेशन। सो जो मैंने बताया है इन सब से क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि सम ऑफ द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। सो जो हमारा पहला मेजर है या फिर वे है वो है हमारा एफॉरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। दूसरा है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स फॉर प्लांट्स। तीसरा है कंट्रोलिंग ओवरग्रेजिंग। चौथा है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। पांचवा है हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड एंड छठा है हमारा कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी। अब यहाँ हमारे चैप्टर का सबसे मेन एंड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जो कि है सॉइल एज अ रिसोर्स। यहाँ से आपको भर भर के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज़ में हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन में। तो सॉइल इज़ द इम्पॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। ये रीन्यूएबल हो जाती है विद द कोर्स ऑफ टाइम, अपने आप ही नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। और ये सपोर्ट करता है डिफरेंट प्लांट ग्रोथ को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में। द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपने आप ही रीगेन कर लेता है अपनी क्वालिटी को। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, और इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके फॉर्मेशन में।
relief, painter rock and bedrock, climate, vegetation and other forms of life and times are important factors in the formation of soil. So ये सारे factor हैं in the formation of soil में. Various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glacier activities are decomposer etc. ये सब मेनली सॉइल को डिकम्पोज करने में, या फिर जैसे वाटर है तो वाटर के थ्रू ये मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, ऐसी विंड के थ्रू भी चली जाती है. सो ये सब इसके डिकम्पोजर्स हैं. केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज टेक प्लेस in the soil are equally important. ठीक है. Soil also consists of organic, humus and inorganic material. Humus मतलब a substance जो कि बना होता है डेथ ऑफ प्लांट के अंदर पुट करते हैं ताकि वो उसकी ग्रो में बहुत अच्छी हेल्प कर सके. सो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, वो है कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, chemical and physical properties. The soil of India are classified into different types. So जो हमारी पहली सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉइल है. और द एंटायर नॉर्थर्न प्लेन मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल, मतलब कि इंडिया का जितना भी नॉर्दर्न प्लेन है या फिर नॉर्दर्न रीजन है वो मेनली इस सॉइल ने कवर करके रखा है. दिस हैज़ बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इम्पॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, जो कि है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा. दिस सॉइल ऑल्सो एक्सटेंड, मतलब कि ये सॉइल फैली हुई हैं राजस्थान, गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर. Alluvial soil is also found in the eastern coastal plain, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri river. So जो alluvial soil है वो consist करती है some portion of salt, silt and clay. और as we move inland towards the river valley, soil particles appears somewhat bigger in size. In the upper reach of the river valley, near the place of a break of slope, the soil are coarse. Such soil are more common in the Piedmont plain, such as Taurus, Jos and Terai. ये सॉइल को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, जो कि है according to their age. Alluvial soil can be classified as old alluvial, जिसको हम बांगर बोलते हैं, एंड न्यू alluvial, जिसको हम खादर बोलते हैं. द बांगर सॉइल हैज़ हाई कंसनट्रेशन ऑफ कंकर. जो बांगर सॉइल होता है उसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ कंकर होते हैं, मतलब ईंट पत्थर ये सब ज़्यादा होता है. नोड्यूल्स देन द खादर. इन मोर फाइन पार्टिकल्स इज़ मोर फर्टाइल देन बांगर. और जो खादर है वो मोर फर्टाइल है बांगर से. एलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल. ये बहुत एक फर्टाइल है और इसमें एडवोकेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटेशियम, फॉस्फेरिक एसिड, लाइम पाए जाते हैं, विच इज़ आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर कैन, पैडी, वीट एंड अदर सीरियल पल्सेस क्रॉप. Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. क्योंकि ये alluvial soil बहुत ही फर्टाइल होती है तो इस रीजन में कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और वो एरिया डेंसली भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होती है, या फिर वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है. सॉइल इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्काइन and can be productive after proper treatment and irrigation. मतलब कि वो एल्काइन है बट प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इरिगेशन देने की वजह से वो एक बहुत प्रोडक्टिव हो जाती है जिसमें क्रॉप ग्रोन ईजिली हो जाता है.
इस टॉपिक में बेसिकली आपको 5-6 पॉइंट याद होने चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, या फिर किसी भी सॉइल के ऊपर नोट लिखने का जाता है, या फिर किसी का भी फीचर पूछ सकते हैं, जिसमें हमें मेनली पता होना चाहिए कि वो सॉइल कैसी है, किस मिनरल्स में वो रिच है, कहाँ पाई जाती है, ठीक है, और कौन कौन सी क्रॉप उसके ऊपर ग्रो किया जाता है। अब जो हमारी नेक्स्ट सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। सो दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नॉन एज रेगू सॉइल। ये होती है ब्लैक कलर की, और जिसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, रेगू सॉइल। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। मतलब कि ये एक बहुत अच्छी सॉइल है फॉर द ग्रोइंग ऑफ कॉटन। It is believed that climatic condition along with the present rock material are the important factor for the formation of black soil. ठीक है, these types of soil is typical of Deccan Trap basalt region and separated, और ये फैली हुई है नॉर्दर्न वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू एंड इट इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लो से ये बनती है। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सुतारा, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंडेड इन द साउदर्न ईस्टर्न डायरेक्शन अलॉन्ग विद द गोदावरी एंड द कृष्णा रिवर। मतलब कि ये फैली हुई है हमारे रीजन किस किस, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, और साउथ ईस्ट में भी फैली हुई है, लाइक ड्यू टू रिवर गोदावरी एंड कृष्णा वैली तक। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल्स। बहुत छोटी छोटी मटेरियल से बनी होती है, एंड दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी एंड होल्ड मॉइस्चर। और ये इसकी कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर मतलब कि ये पानी को बहुत जल्दी होल्ड कर लेती है, या फिर मॉइस्चर रहती है, गीली गीली थोड़ी ज़्यादा रहती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। These soil are generally poor in phosphorus content, और इसमें फॉस्फोरस बहुत कम होता है। They develop deep crack during hot weather which help in the proper aeration of the soil. फिर these soil are sticky when wet and difficult to work। मतलब कि गर्मियों की सीज़न में ये बहुत ज़्यादा सूख जाती है, और जिससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है उसके ऊपर वर्क करने पे, और ये अच्छी मतलब फिर सही हो जाती है प्री मानसून पीरियड के आते आते। जो हमारी नेक्स्ट सॉइल है वो है रेड एंड येलो सॉइल। सो रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। मतलब कि जो रेड सॉइल है वो मेनली क्रिस्टलाइन रॉक्स इन द एरिया, लो रेनफॉल में वो ज़्यादा होता है in the eastern and the southern part of Deccan Plateau. येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग विद द पाइड माउंट जोन ऑफ द और वेस्टर्न घाट में। दिस सॉइल डेवलप और रेडिश कलर, इसमें रेडिश कलर आ जाता है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब इसमें येलोइश कलर थोड़ा थोड़ा आ जाता है, मतलब येलोइश नहीं, रेडिश कलर आ जाता है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, एंड इट लुक येलो व्हेन इट अक्वाइटेड फॉर्म में जब ये रहती है तो ये येलोइश रहती है। हमारा नेक्स्ट सॉइल है लिटराइट सॉइल। सो लिटराइट सॉइल हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर, जिसका मतलब है ब्रिक। This laterite soil develops under the tropical and subtropical climates with alternate dry and wet season। मतलब ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सूखा हो ना ज़्यादा गीलापन हो, उसमें ये डेवलप्ड होता है। दिस सॉइल इज रिजल्ट इन द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल। मतलब ये बहुत जल्दी घुल जाती है मिट्टी से, क्योंकि बहुत ये नरम होती है।
लिट्राइट लेट्रिक सॉइल ऑल्सो मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक एंड जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और इसमें जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत कम होता है, जो मोस्टली साउदर्न स्टेट में है, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ द बंगाल एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में है, वेयर दीज सॉइल सपोर्ट डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब ये ज़्यादा डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट में ज़्यादा है। इट इज़ ह्यूमरस रिच बट स्फेयर वेजिटेशन एंड सेमी एरिड इन्वायरमेंट। मतलब कि रिच तो होता है बट जैसे जैसे ठंडी आने लगती है इसकी ह्यूमरस कम हो जाती है, बहुत पुअर हो जाता है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू पोजिशन ऑफ द लैंडस्केप। ठीक है। आफ्टर एडॉप्टिंग appropriate soil conservation techniques, particularly in the heavy areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tree and coffee। मतलब प्रॉपर कंजर्वेशन एंड प्रॉपर टेक्नोलॉजी की वजह से ये टी एंड कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, जिसके और कौन कौन से स्टेट में होती है, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में ये हो जाती है। फिर रेड लिटराइट सॉइल इन तमिलनाडु में रेड लिटराइट सॉइल होता है, आंध्र प्रदेश, केरला एंड सम, और ये सूटेबल होती है कैस्यू नट जो एक फ्रूट है या फिर एक ड्राई फ्रूट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अब जो हमारी नेक्स्ट सॉइल है वो है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। मतलब रेड और ब्राउन के बीच में होती है। दे आर जनरली सैंडी इन नेचर, सैंडी इन टेक्सचर एंड स्लाइन इन नेचर। इन सम एरिया द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेटिंग द वाटर। मतलब कि ये सॉइल सॉल्ट कंटेंट में बहुत ज़्यादा है और नमक इसे मिल जाता है पानी जब एवापोरेट हो जाता है तब। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेटिक एंड हाई टेम्परेचर एवापोरेशन इज फास्ट एंड सॉइल लैक ह्यूमरस एंड मॉइस्चर। जैसे कि इसमें से एवापोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, सो ह्यूमरस एंड मॉइस्चर इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है। द लो हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कॉन्टेक्ट डाउनवर्ड। मतलब कैल्शियम कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा होता है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से ये ऑक्यूपाइड होती है कंकर से। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। और वो कंकर क्या करता है, पानी को प्रॉपर तरह से सॉइल के अंदर जाने नहीं देता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एंड हैज़ बीन इन केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। जैसे प्रॉपर इरिगेशन देने के बाद ये लैंड बहुत ज़्यादा या फिर ये सॉइल बहुत फर्टाइल हो जाती है, जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत इजीली किया जा सकता है। अब जो हमारी नेक्स्ट सॉइल है वो है फॉरेस्ट सॉइल। दीज सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड द माउंटेनियस एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। मतलब ये वहाँ पाई जाती हैं जहाँ सफिशिएंट रेन है, जैसे कि हिली एरियाज में एंड माउंटेनियस एरिया में। The soil texture varies according to the mountain environment where they found. They are loamy and silty in valley side and coarse grained in the upper। मतलब मोटे अनाज होते हैं इसमें इन upper slope में। In the snow covered area of Himalayan, this soil experience denudation and the acids with low humus content। मतलब कि वहाँ पे लो ह्यूमस होता है। दिस सॉइल फाउंड इन द लोएस्ट पार्ट्स ऑफ वैली particularly on the river terrace and the alluvial fans are fertile। सो जो इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको वो बता देता हूँ
पहला है व्हाट इज सॉइल इरोजन। सो सॉइल इरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस इन विच द टॉप सॉइल ऑफ अ फील्ड इज कैरिड अवे बाय फिजिकल सोर्सेज सच एज विंड एंड वाटर। मतलब कि जो टॉप सॉइल की वो क्या होती है, रिमूव हो जाती है थ्रू विंड बाय द फिजिकल प्रोसेस लाइक विंड एंड वाटर की। एंड व्हाट आर द रीजन फॉर सॉइल इरोजन। सो रीज़न है इसके डिफॉरेस्टेशन है, रीज़न हो गए आपके डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, एंड सम नेचुरल फोर्सेस है लाइक विंड, ग्लेशियर, वाटर लीड्स टू सॉइल इरोजन। सो ये इसके हो गए सम कॉजेस या फिर रीज़न फॉर सॉइल इरोजन। द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल, वो होते हैं गलीज। एंड द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन, वो होता है नॉन एज बैड लैंड। मतलब जो लैंड कल्टिवेशन जिस पे नहीं हो सकती उसे कहते हैं हम बैड लैंड। इन द चंबल बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड रेविन्स। सो चंबल बेसिन में हमें बैड लैंड को क्या बोलते हैं, रेविन्स। समटाइम वाटर फ्लो एज अ सीट ओवर लार्ज एरिया डाउन ऑफ स्लोप। ठीक है, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे एंड दिस सीट इज नॉन एज सॉइल शीट इरोजन। मतलब जब टॉप सॉइल वॉश्ड अवे हो जाती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, सीट इरोजन कहते हैं। और क्या वे है टू स्टॉप सॉइल इरोजन। सो पहला है हमारे पास कॉन्टोर प्लॉगिंग, दूसरा है हमारे पास टेरेस कल्टीवेशन, तीसरा है हमारे पास स्ट्रिप फार्मिंग एंड चौथा है हमारे पास शेल्टर बेल्ट। सो हमारा ये पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, वो कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल A2S classes. Thank you.